हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, आज का हमारा टॉपिक है काउंसलिंग। कौन सा टॉपिक है? काउंसलिंग। काउंसलिंग है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। काउंसलिंग इज वन टू वन। अब काउंसलिंग क्या है? गाइडेंस तो हमने सीख ली थी, अब हम काउंसलिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस जो है, गाइडेंस अगर ये है तो काउंसलिंग इसमें ये है। ठीक है, अगर ये काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बीच में यानी कि छोटा हिस्सा काउंसलिंग का है। काउंसलिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और काउंसलिंग जो है उससे छोटी है। तो काउंसलिंग क्या है? इज वन टू वन interaction between two people, is one to one interaction between two people when one person endeavors to help the other। एक जो है दूसरे से क्या चाह रहा है? हेल्प चाह रहा है। ठीक है, it is an individualized and personalized assistance related to personal educational vocational health। it is an individualized personalized है ना, असिस्टेंट रिलेटेड टू पर्सनल। ये जो व्यक्ति है जो हमें काउंसलिंग दे रहा है, ये पर्सनलाइज्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड है, असिस्टेंट है, रिलेटेड टू पर्सनल एजुकेशनल वोकेशनल हेल्थ। इन सब एस्पेक्ट जो हमारे लाइफ के हैं, इन सब में हमारी वो हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हेल्प करेगा। और जो प्रॉब्लम्स उन रिलेटेड एरिया से जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हमारी हेल्प करेगा। द पर्सन हु टेक्स द काउंसलिंग इज नोन एज काउंसलिंग, है ना, एंड द स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको? काउंसलर। काउंसली एंड काउंसलर का ये रिलेशनशिप होता है। काउंसलिंग में काउंसली और काउंसलर का रिलेशनशिप होता है। अब जो है दो डेफिनेशंस मैं आपको हर बार कराती हूं। और कराती क्यों? इसलिए कराती हूं क्योंकि जो डेफिनेशन के बीच में से जो लाइनें होती हैं उनमें उनको दे करके भी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस की डेफिनेशन, किस विद्वान की ये डेफिनेशन है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको डेफिनेशन भी रोजाना करा रही हूं। स्टे फ्लेरी एंड ग्रांट, स्टे फ्लेरी एंड ग्रांट, स्टे फ्लेरी एंड डबल एफ बनाते हैं इसमें हम, एक एंड ग्रांट। वे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि काउंसलिंग डिनोट्स ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन ए काउंसलर एंड ए क्लाइंट। क्या है? ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी कि जैसे हम जाते किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये हमारा प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ फीस भी होती है। जो काउंसलर क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं उनकी फीस भी होती है। इस तरह से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। दिस रिलेशनशिप इज मोस्टली फेस टू फेस, ऑल्दो इट में समटाइम्स इन्वॉल्व मोर देन टू पीपल। कई बार क्या होता है कि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा भी व्यक्ति काउंसलर के पास हो सकते हैं। And it is specially designed to help the client understand and clarify his view of his life experience। और अधिकतर क्या होता है, क्या किया जाता है इसमें कि जो क्लाइंट के जो व्यूज हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के उनको क्लैरिफाई किया जाता है, उनको अच्छी तरह से बताया जाता है, क्लैरिफाई में स्पष्ट किया जाता है। और जो है so that he can make meaningful, ताकि वो व्यक्ति जो काउंसलिंग है वो मीनिंगफुली और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वो क्या कर सके? he can make meaningful and informed decisions।
वह जो है उनके जो जो क्लैरिफाई किया जाएगा उसकी जो प्रॉब्लम्स के है जो या यानी कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस को है जिससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, तो वो इस बात में इस काम में सक्षम हो जाएगा कि वो क्या कर सकेगा, वो अपनी जो वो है ही कैन मेक मीनिंगफुल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो अपने जीवन के बारे में मीनिंगफुल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली उसे कि इस तरह से तुम्हें सोचना है, इस तरह से उनको काउंसलिंग की जाएगी, तो वो जो डिसीजंस है वो अपनी लाइफ के बारे में बेहतर तरीके से ले सकते हैं, मीनिंगफुल तरीके से ले सकते हैं। इनका जो है ये मानना था कि इनका स्टेफले एंड ग्रांट का 1972 में 1972 में स्टेफले एंड ग्रांट का ये मानना था। अब इनकी एक एक लाइन लेते हैं हम, कैसे? सबसे पहला तो इनकी जो डेफिनेशन है, ध्यान लिख देती हूँ डेफिनेशंस। सबसे पहले तो डेफिनेशंस, क्योंकि एक और डेफिनेशन लेंगे हम। सबसे पहले तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है प्रोफेशनल। ये मानते हैं कि ये जो काउंसलिंग है ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एक तो ये मानते हैं, दूसरा ये मानते हैं कि फेस टू फेस मानते हैं, कहते हैं कि ये टू भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप भी हो सकता है, और दो से अधिकतर, मोर देन वन टू वन है ना, लेकिन दो व्यक्तियों के साथ में भी हो सकता है। एक काउंसलर जो है दो व्यक्तियों को भी सलाह दे सकता है, ये मानना है इनका। तीसरी क्या बात मानते हैं, क्लाइंट अंडरस्टैंड। अब ये क्या है कि ये क्या किस तरह से ये क्लैरिफाई क्या कर सकता है काउंसलर क्या कर सकता है काउंसलर, क्लैरिफाई द व्यूज ऑफ काउंसलिंग। जो प्रॉब्लम लेके आया हुआ है उसको उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में क्लैरिफाई करना सिखाता है, उनको स्पष्ट रूप से सोचना सिखाता है, मीनिंगफुल तरीके से सोचना सिखाता है, और जो है जो इन्फॉर्म जो उनके पास में डिसीजन है वो लेना सिखाता है। ये सारे काम करता है काउंसलर काउंसलिंग के लिए इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लैक हम, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन की हमारी थोड़ी सी जो है ऑपरेशन। अब जो है नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है ब्लैक आम की, ब्लैक हैम 1977 क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपसे जो है ईयर भी पूछ लिया जाता है, और जो है आपको जो है विद्वान का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से काउंसलिंग इज ए यूनिक हेल्पिंग रिलेशनशिप। अब ये क्या कहते हैं कि काउंसलिंग इज ए यूनिक हेल्पिंग रिलेशनशिप। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये हेल्पिंग, उन्होंने कहा था प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इन्होंने कहा हेल्पिंग रिलेशनशिप। अब इनमें अंतर देखिएगा आप, ये हेल्पिंग रिलेशनशिप है, दूसरी हेल्पिंग रिलेशनशिप है, दूसरी इसमें हेल्पिंग ये दिया तो जाता है, मान लीजिए रिलेशनशिप है, क्लाइंट इज अपॉर्चुनिटी प्रदान कर जाती है। इसमें क्या करते हैं, क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी यानी काउंसलिंग को अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि क्या कर सके, सो दैट ही कुड क्या कर सके, ही कुड बेटर फील, थिंक, एक्सपीरियंस एंड चेंज इन वेज दैट, यानी कि अपॉर्चुनिटी बेटर नहीं है इसमें, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फील, थिंक, एक्सपीरियंस एंड चेंज इन वेज दैट ही शी थिंक्स इज डिजायरेबल। ऐसे अवसर दिया जाते हैं जिसमें जो क्या किस लिए दिया जाता है, टू फील करने के लिए, लर्न करने के लिए, फील करने के लिए, लर्न करने के लिए, थिंक करने के लिए, थिंक, एक्सपीरियंस, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है काउंसलिंग को, क्लाइंट को, एंड चेंज इन वेज दैट ही और शी थिंक्स इज डिजायरेबल, और चेंज
और जो अपने जीवन में बदलाव कर सके, चेंज इन वेज दैट ही और शी थिंक्स टू डिजायरेबल, और उन बदलाव को कर सके जिनको वो चाह रहा है बदलाव करना, जिनको वो बदलाव करना चाह रही हैं उनको बदलाव करें उसमें। फिर है नेक्स्ट, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। ये दो जो है डेफिनेशन मैंने आपको करा दी है, इनका ही ये जो है मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बीच में से लाइन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि किसकी है, इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। अब जो है काउंसलिंग और काउंसलर के बीच में, बिटवीन ए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट काउंसलर एंड इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प, दोनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप है, ये मैंने बता दिया था। जो ये रिलेशनशिप है इज नॉट कैजुअल नाइदर बिजनेस लाइक रेदर इट इज ए, मतलब निकाला गया है, क्रक्स निकाला गया है, दो तीन एक और है डेफिनेशंस, उनका जो क्रक्स निकाला गया है और उनका ये मानना है कि ये ना तो कैजुअल है और ना ही क्या नाम बिजनेस है, ये एक तरह का, ये तो एक हेल्प है। लाइक रेदर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट। इनमें तो चारों चीज चाहिए। इन्होंने कहा कि डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, इनमें किसी ने कहा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, किसी ने कहा एक रिलेशनशिप है, तो उन्होंने कहा ये इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ क्या है वो इस तरीके से है कि जो रिलेशनशिप इज नॉट कैजुअल, कि रिलेशन के लिए अगर रिलेशनशिप है भी, ये प्रोफेशनल हो चाहे वैसा हो, रिलेशनशिप जैसा भी रिलेशनशिप है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैजुअल है, ये कैजुअल नहीं है, ना ही बिजनेस है। लाइक रेदर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मथ, गर्मजोशी वाला, समझने वाला, काउंसिलिंग को समझने वाला, और जो एक्सेप्टेंस उसको स्वीकार करने वाला, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके सहित उसको स्वीकार करने वाला, और उस पर ट्रस्ट करने वाला, जो काउंसलिंग है जो अपने बारे में बता रहा है उस पर ट्रस्ट करने वाला होना चाहिए। काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर म्यूचुअली रिलेटेड प्रोसेस बट आर नॉट द सेम। काउंसलिंग और गाइडेंस, ये थोड़ा सा इसमें गाइडेंस जब मैं पढ़ा रही थी तब तो ये आया नहीं था पॉइंट, लेकिन अब ये पॉइंट आया है कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर म्यूचुअली रिलेटेड प्रोसेस बट आर नॉट द सेम। भाई दोनों के दोनों एक ही, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक जैसे ही शब्द कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। जब मैंने लिखा था कि गाइडेंस के अंदर ही काउंसलिंग का एक एरिया आता है। गाइडेंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन काउंसलिंग, ठीक है। और जो है काउंसलिंग एज ए प्रोसेस इज स्पेशलाइज्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस इन द होल गाइडेंस प्रोग्राम। एक क्या है स्पेशलाइज्ड, क्योंकि कोई न जब जो भी काउंसलर होता है वो एक स्पेशल उसको एजुकेशन उसके पास होती है, किसी भी उसकी जिसमें की भी काउंसलिंग मतलब काउंसलर बनता है, जिस भी एरिया में काउंसलर बनता है वो हेल्थ के एरिया में, वोकेशनल एरिया में, जिसमें भी काउंसलिंग का उसे पद संभालना है या काउंसलिंग का कार्य करना है, उसको जो है स्पेशल एजुकेशन, उसको मतलब क्या स्पेसिफाइड, स्पेशल तो नहीं स्पेसिफाइड एजुकेशन उसको दी जाती है, तभी वह काउंसलिंग करता है। प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, अब देखते हैं। काउंसलिंग इज ए डायनामिक एंड पर्पसफुल, काउंसलिंग इज ए डायनामिक एंड पर्पसफुल। अब यहां देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग कैसे कैसे, कितने प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा तो मैंने लिख ही दिए हैं यहाँ। तो पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि काउंसलर को काउंसलिंग को एक्सेप्टेंस करने का नजरिया होना चाहिए, चाहे वो अपनी समस्या जिस भी तरह की लेकर आए उसको उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको समझना है, और जो भी मतलब किसी भी समस्या से ये नहीं सोचना कि ये समस्या मैं कैसे सुलझाऊं, यही समस्या को सुलझाने के लायक ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम काउंसलिंग लेकर आया है। फिर जो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, कोई भी बैकग्राउंड से हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, सोशल इकोनॉमिक, जब काउंसलिंग लेना है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कल्चरल कंडीशंस, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन,
ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रिंसिपल क्या सिद्धांत है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड काउंसलिंग शुड बी क्लियर एंड स्किलफुल। क्या होना चाहिए? शुड बी क्लियर एंड स्किलफुल। इतने सुंदर तरीके से, इतने रैपर्ट के साथ में काउंसलर काउंसलिंग से बात करे कि वो अपने सारी जो उसके अंदर राज हैं या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो चाहता है कि मैं अपनी काउंसलर के सामने कह दूं और मैं अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लूं, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो, इतना मतलब रिलायबल, इतना ट्रस्ट हो जाए काउंसलर पर काउंसलिंग को कि जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सा हो जाए, जिससे कि सारी समस्याएं वो सुन ले आराम से, जो आपस में एक दूसरे को मतलब काउंसलिंग कह दे। प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। जब काउंसलर को कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो जो काउंसलर है उसको उसके साथ एम्पैथी करनी चाहिए। सिंपैथी में, सहानुभूति में और एम्पैथी में फर्क होता है। एम्पैथी होता है कि जैसा वो फील कर रहा है उसको फील करना चाहिए उस तरीके से, यानी कि द काउंसलर मस्ट एम्फेसाइज विद द क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड हिज कंसर्न्स। उसकी चिंता को समझना चाहिए, है ना। उसको खरी सहानुभूति से कि आपके साथ ये क्या हुआ, बहुत बुरा हो गया, नहीं, उसको समझना भी है कि ये समस्या है, उनको मैं जो है समस्याओं को सुलझाऊंगा। द ओनली विल द क्लाइंट ओपन टू हिम एंड द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विल बी इफेक्टिव। जब क्लाइंट ओपन होगा काउंसलर के सामने तो जाहिर है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाएगा। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल। प्रिंसिपल ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल, ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल, ठीक है। अब देखिए, काउंसलिंग है, काउंसलर के सामने अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, काउंसलर सुन रहा है ना। अब ये कह रहा है कि मुझे ये समस्या है, और ये जो काउंसलर है बोले कि नहीं, ये समस्या तो होनी ही चाहिए और ये समस्या हो भी नहीं सकती, ये समस्या तो है इतनी हल्की है कि इसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको तुम प्रॉब्लम बता रहे हो। यानी कि उसकी समस्या को सुनने के बाद में उसको नकार दिया, उस प्रॉब्लम को जजमेंटल होगा कि नहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये कह दिया कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन के लायक ही नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम सुनने के बाद में अपना सस्पेंड सुनाने बजाय उसको सुनने का, उसको जो है थेरेपी द्वारा या किसी अन्य उसके द्वारा उसको सुधारने, मेडिकल थेरेपी के द्वारा सुधारने के, उन्होंने जो है कह दिया कि तो सुधारने के लायक ही नहीं है, या फिर आपकी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी ये आप सॉल्यूशन चाहते हो, इस तरह का जजमेंट उनको दे दिया। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल। सबसे पहला किसी भी काउंसलर के सामने एक ध्येय होना चाहिए कि जो काउंसलर अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, क्योंकि कोई भी काउंसलर ये नहीं चाहता कि उसकी प्रॉब्लम को इधर उधर किसी के सामने कहा जाए, क्योंकि वो आता ही इसलिए है कि उसकी प्रॉब्लम को कोई व्यक्ति सुनेगा और समस्या का समाधान, क्योंकि वो प्रॉब्लम दूसरे किसी व्यक्ति के साथ, सामाजिक किसी अपने घर में परिवार में नहीं बता सकता, अपने दोस्त को नहीं बता सकता, शादीशुदा है तो अपनी बीवी को नहीं बता सकता, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और जब वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता तभी वो प्रोफेशनल हेल्प मांगता है, और जब वो प्रोफेशनल हेल्प मांगता है तब ये भी चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम को जो है छुपा के रखा जाए, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्या है? ये तो आपने लिख लिए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। व्यक्तित्व का ध्यान रखना, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग इंटरेस्ट हैं, रुचि हैं, उनका अपना अलग एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है ना, अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो इन सब का भी ध्यान रखना होता है ना। अकॉर्डिंग टू हिज नेचर एंड मतलब हर इंडिविजुअल की अलग नेचर होती है, कोई एग्रेसिव भी हो सकता है, कोई मतलब उनकी नेचर अलग होती है। मान लीजिए कोई आया तो हर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है,
कई रेपो बना भी लेते हैं, कई मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कई रेपो बना लेते हैं, कोई रेपो नहीं भी बना पाते, तो उनके साथ और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उनके अकॉर्डिंग ही काउंसलर को अपना जो है वो तय करना पड़ता है कि कैसा जो है उनके साथ में वो काउंसलिंग करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब यथार्थ में, है ना, इसमें यथार्थ में कि जो प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं वो क्या करते हैं, यथार्थ बातें करते हैं, है ना। तो उनको ये बताना होता है काउंसलर को कि जो आप बातें कर रहे हो वो रेशनल नहीं है, वो किसी भी हद तक, किसी भी हद तक, किसी भी पॉइंट पर वो सही नहीं है यथार्थ जीवन के अकॉर्डिंग। आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी आप ऐसा सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग को करेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, काउंसलर शुड बी एम्पैथेटिक बट नेवर गेट, इतना इमोशनल नहीं होते क्योंकि प्रॉब्लम के साथ हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सही है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, नहीं, वो उन्हें करेक्ट भी करते हैं। लो सेंस ऑफ, क्योंकि वो रेशनलिटी की सेंस खो देते हैं, रेशनलिटी की क्या करते हैं, क्योंकि वो सेंस खो देते हैं रैशनैलिटी की, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं ज्यादा, जो प्रॉब्लम यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई बातें न करके वो ऐसे ही करने लगते हैं, अजीब सी बातें करने लगते हैं। तो उनको रैशनैलिटी की ओर भी में लेकर आते हैं अपने काउंसलिंग से। पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, पर्पसफुल, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, वो उनको इस तरह का माहौल देते हैं। एक गुड कम्युनिकेशन इज ए prerequisite for purposeful expression of counselor as well as client feelings, thus making the entire counseling process complete। मेरे अब थोड़ा सा वैसे नॉर्मली बताती हूँ आपको क्या है कि purposeful expression of feeling का मतलब है कि उनको जो उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको इस तरीके से मोड़ना, उनका जो वो जो उनकी जो बिखराव है फीलिंग्स में, जो उनके थॉट्स में बिखराव है, जो उनके थॉट्स है अनसिक्वेंशनल जो थॉट्स उनके हो गए हैं, उनको इस तरह का माहौल प्रदान करते हैं कि जो अपने फीलिंग्स उनको पर्पसफुली एक्सप्रेस कर पाए। तो ये काउंसलर का काम होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, पहला है, क्या है, पहला डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तीसरा है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। ये हमारे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है। अब इनमें कुछ स्टेप्स भी हैं, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। इट इज, अब तक हमने जो पढ़ा है उससे क्लियर हो गया है कि स्टेटमेंट ऑफ काउंसलिंग गोज इरेशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक काउंसलिंग टेक्निक। इन दिस डायरेक्शन देयर आर 3 मेन अप्रोचेस टू काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिव। अब मैंने बताया ना, इरेशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक काउंसलिंग टेक्निक, हमें क्या करना है, अब हमें जो है सिलेक्शन करना है, रेशनल जो स्पेसिफिक टेक्निक है काउंसलिंग के लिए वो हमें तय करनी होती है। तो उनको जो है जो अप्रोच है वो उनको पूरा करते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसे करेंगे, इनडायरेक्टिव कौन सी करेंगे, यानी कि नॉन डायरेक्टिव कैसे करेंगे, एक्लेक्टिव कैसे करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। अब ये है द प्रोपेंट ऑफ डायरेक्टिव अप्रोच काउंसलिंग, E.G. विलियमसन। अब इनके क्या है, E.G. विलियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, क्या है इनके प्रोपोनेंट,
इनके डायरेक्टिव के, और नॉन डायरेक्टिव है कार्ल रोजर्स, है ना। वो जब उनका आएगा, जब नॉन डायरेक्टिव आएगा तब हम उसके बारे में जानेंगे, कार्ल रोजर्स के बारे में। द प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग इज इजी विलियमसन। द काउंसलर अज्यूम्स ए मोर एक्टिव रोल। काउंसलर यहां पर डायरेक्टिव में क्या करता है, जो डायरेक्टिव उसमें जो काउंसलर है वो है मोर एक्टिव रोल, यानी कि सारा खेल काउंसलर का है, सारा खेल काउंसलर का है। जो जितनी भी काउंसलिंग करनी है काउंसलर करेंगे, मोर एक्टिव रोल है। और जो है वेरिंग टेक्निक्स टू असिस्ट द काउंसलिंग टू रीच साउंड सॉल्यूशंस, बहुत सारी टेक्निक्स। और काउंसलर क्या करेगा, टेक्निक्स यूज करेगा। क्या करेगा, टेक्निक्स, यूजेस ऑफ टेक्निक्स। काउंसलर टेक्निक यूज करेगा और फिर सॉल्यूशन निकालेगा। फिर है, और हर या जो भी काउंसलर है, लेडी है, जेंट्स है, जो भी है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सिस्टमेटिक। अब जो है इनको डायग्नोज करने के लिए, प्रोग्नोज करने के लिए, तो क्या करेगा, डायग्नोज करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, काउंसलिंग और हेल्प टू गेट रिलायबल एंड सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम इन लेसर टाइम। वे क्या करेंगे, थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से डायग्नोज करेंगे, निदान करेंगे, उसका प्रॉब्लम पूछेंगे क्या है, डायग्नोज करेंगे, पहले प्रॉब्लम का पता लगाएंगे और फिर जो प्रॉब्लम समस्याएं बताएंगे वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो डाटा यानी कि इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा का मतलब है, इंटरप्रेटिंग डाटा का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग ने दी है काउंसलर को, उसको जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई क्या वास्तव में समस्या है। काउंसलिंग और हेल्प टू गेट रिलायबल सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम इन लेसर टाइम। और थोड़े समय में जो है काउंसलर क्या करेगा, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देगा, है ना। सारी जब प्रॉब्लम, जब सब सारी इंफॉर्मेशन ले ली प्रॉब्लम से संबंधित, तो फिर तो सारा काम हो जाएगा। E.G. Williamson states that the requirement for direction by the counselor is inversely proportional to the individual counseling ability for self-regulation. ये क्या करते हैं कि इनको इस लायक बनाते हैं जो डायरेक्टिव, जो काउंसलिंग में, कि वो जो काउंसलिंग है वो एबिलिटीज अपने अंदर गेन कर लेता है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। सेल्फ रेगुलेशन के लिए वो तैयार, सेल्फ रेगुलेशन, अपने जो विचार, जो उसके थॉट्स इधर उधर चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसकी जो रेगुलेशन तो थॉट्स का ही करेंगे ना, थॉट्स की जो रेगुलेशन है वो करनी उसको आ जाएगी। इस तरीके से काउंसलिंग करेंगे। दो द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग द सोल्यूशन इज मेनली विद द काउंसलर एज द काउंसलिंग प्रोसीड। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग द सोल्यूशन इज मेनली विद द काउंसलर एज काउंसलिंग प्रोसीड। जैसे काउंसलिंग होती रहती है, धीरे धीरे से काउंसलर जो है सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। काउंसलिंग आर इंस्पायर्ड टू टेक अप इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन। अब जब जिस तरीके से जब हम काउंसलर जो काउंसलिंग कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, अब काउंसलिंग जो है यानी कि जो हमारा क्लाइंट है वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की जिम्मेदारी लेने के लायक बन जाता है। इस तरीके से इन जो स्टेप्स को लेकर के वो धीरे धीरे इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब जो है 6 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। अब जो है, अब क्या बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 6 स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। 6 स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग 6 स्टेप्स। अब कौन से हैं? सबसे पहला एनालिसिस, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है प्रोग्नोसिस, तीसरा है डायग्नोसिस, फिर है प्रोग्नोसिस, फिर है काउंसलिंग और फिर है काउंसलिंग और फिर है हमारे पास फॉलो अप। इसमें हम क्या करेंगे, 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 इसमें हम क्या करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो इनके शब्द हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं
और गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप BEd में पढ़ चुके हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जानना। क्या कि दिस इन कलेक्ट डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन जानने का मतलब है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल डाटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा कलेक्शन करना है। हम मल्टीपल सोर्स कैसे करते हैं कि किसी के ताऊ से, चाचा से, भाई से, बहन से, कोई शादीशुदा तो पत्नी से पूछना उसके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। कहाँ से इकट्ठा करेंगे डाटा? इस तरह तो सोर्स से इकट्ठा करेंगे ना, किसी न किसी से, ह्यूमन सोर्स से। तो ये जो है साइकोलॉजिकल जो टेस्ट वो करेंगे। अब ये इसमें एनालिसिस करने से क्या होता है कि हम ये जान लेते हैं कि कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट यहां पर हम दे सकते हैं। एनालिसिस करने पर हमें ये मालूम पड़ जाता है। फिर सिंथेसिस, अब हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उनको हम सारे को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, सारी प्रॉब्लम सब सिंथेसिस कर लेंगे, है ना, सारी ऑर्गेनाइज कर लेंगे जितनी भी जो है डाटा हमने प्राप्त किया है। और अब ये देख, अब जब डाटा हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो हमें उससे क्या है कि उस जो कैंडिडेट है यानी कि जो क्लाइंट है, कैंडिडेट तो नहीं कहना चाहिए, जो क्लाइंट है, जो काउंसलिंग है उसकी नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में जो है काउंसलिंग की हमें पता लग जाता है। नेचर, बिहेवियर, है ना, और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अब इनको अब डायग्नोसिस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्वेश्चन उससे संबंधित कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे तो डायग्नोसिस निकल। अब ये डायग्नोसिस कर लिया, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। अब जब उसको जो हमने लक्षण, बीमारी के लक्षण का हमें पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन टू द, अब हम यहां पर सॉल्यूशन टू द काउंसलिंग, अब सॉल्यूशन देंगे काउंसलिंग को। अब इसके बाद करेंगे काउंसलिंग। आप बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता चलेगा सॉल्यूशन को। अब काउंसलिंग करेंगे अच्छी तरीके से। कैसे करेंगे? इट इज एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस, द काउंसलर फॉर्म्स ए रिपोर्ट विद द, अब जब सब कुछ मालूम उनका पता लग गया है, साइकोलॉजिकल जो है टेस्ट भी एडमिनिस्ट्रेट कर लिया है हमने, अब हमें समस्या का पता लग गया है। अब जो काउंसलर जो है काउंसलिंग से रिपोर्ट बनाएगा, इन्वॉल्व प्रैक्टिस सेशन, अब प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा इनका। अब ठीक करने का जो है प्रक्रिया शुरू हो गई, वेयर विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसलर। ठीक है, अब जो है हेल्पिंग द, अब क्या करते हैं? अब क्या करेगा ये? हेल्प करेगा काउंसलिंग को सेल्फ अप्रेजल के लिए। किस लिए? सेल्फ अप्रेजल के लिए, सेल्फ अप्रेजल के लिए, अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि उनके सेल्फ मूल्यांकन कैसा, उनके इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है, उनका जो पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, वो सब अपनी जो सोचना, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना, पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी। अब वो प्रॉब्लम से लेकर आया था ना, लेकिन अब प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी तो चाहिए। तो अब उनको ही कह रहे हैं काउंसलिंग को कि आप अपनी एबिलिटीज देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए, अपनी जो है स्किल्स देखिए, पोटेंशियल देखिए, कैपेबिलिटी देखिए, ये आपके अंदर कैपेबिलिटीज है। क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट में सारी चीज निकल के आ गई है कि ये क्वालिटीज, ये जो है सब इसके अंदर हैं, ये चीजें हैं। अब है असिस्टिंग हिम चेक आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन विच पुट टू यूज द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियली एज आइडेंटिफाइड। अब कहते हैं कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं उनको आपको कार्य में लाना है। यानी कि अगर आपको खेलने की, आपने समस्या बताई कि मुझे तो पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि मेरे अंदर जो है ये भी क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी का आप एक्शन कीजिए। यानी कि उसको रिमूव करने के लिए, जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। आप एक्शन कीजिए। फॉलो अप, अब ये करा लिया हमने, उनको तैयार कर दिया। फिर जो है हमने काउंसलिंग दे दी। जो काउंसलिंग है वो अपने घर चला गया, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना है? उनको फॉलो अप करना है। उनको जो है उनके बारे में पता करना है कि क्या वो अभी भी ठीक है या कहीं फिर से बीमार तो नहीं, रिवर्स हो जाते हैं ना, कहीं फिर से बीमार तो नहीं हो गए। तो रिटर्न टू देयर नॉर्मल रूटीन, द काउंसलर नीड टू कीप ए टाइमली चेक एंड एंश्योर दैट इफ ए न्यू ओल्ड प्रॉब्लम्स अकर इन द डेली लाइफ या इन द क्लाइंट्स लाइफ, ही शुड बी एबल टू डील विद, या फिर वो लाइफ में तो दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आ गई, क्या वो उसको डील करने के लिए तैयार है या नहीं है, या फिर से उसे आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग की। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग।
कौन सा आ जाता है? नॉन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आ जाती है हमारी दूसरी। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये क्या है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इनके साथ जुड़ा हुआ जो नाम है वो है कार्ल रोजर्स। प्रोपोनेंट्स कौन है इनके? कार्ल रोजर्स जुड़ा हुआ इनका नाम है। ये ह्यूमरिस्टिक अप्रोच से भी जुड़े हुए हैं कार्ल रोजर्स। तो जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट सेंट। अभी दूसरा नाम एक और है इसका, नॉन डायरेक्टिव क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, ये भी इसका दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है। अब ये क्या है? क्लाइंट सेंटर्ड है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें जो क्लाइंट का रोल ज्यादा एक्टिव है, उसमें काउंसलर का रोल ज्यादा एक्टिव था, इसमें काउंसलिंग का रोल ज्यादा एक्टिव है, हमारे क्लाइंट का रोल ज्यादा एक्टिव है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसका जो एम है वो प्राइमरली क्या है? एम टुवर्ड्स फोस्टरिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या करेगा? ये कहेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएंगे और उन्हीं से कराएंगे जो क्लाइंट है। ठीक है? बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल गेन इंसाइट इनटू देयर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, एक्सेप्टिंग देम, कि जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, जो भी बिहेवियर है, जो भी आपके जो स्किल्स हैं या जो भी आपकी वैल्यूज हैं, उनमें उन सब चीजों को आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना सिखाते हैं यहाँ। क्या करना सिखाते हैं? एक्सेप्ट करना, कि जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, वैल्यूज है, क्वालिटी, जो भी चीजें है आपके अंदर, उनको एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज, कि वो आपके अंदर हैं। The counselor acts as a catalyst agent and provides an environment in which the client can fully explore his own thoughts। और काउंसलर जो है, इतना सुंदर वातावरण, इतना सहज वातावरण, सुंदर तो नहीं कहना चाहिए, सहज, सुंदर और सहज, सुंदर भी कह सकते हैं, इतना सहज वातावरण तैयार कर देता है कि जो काउंसलिंग होता है वो अपनी जो सारी अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो उसकी जो बिलीव्स होते हैं, जो उसकी अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, है ना, सारे वो बाहर जो तो किसी भी डर के बिना वो जो है बाहर प्रकट कर देते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इज, अब यहां पर तो हमने रिश्तेदारों से, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, भाई से, बेटे से, बहन से डाटा ले लिया था। लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास जो डाटा का सोर्स है, जो डेटा का सोर्स है, वो कौन है? वो केवल क्लाइंट है। कौन है? केवल और केवल क्लाइंट है। अब जो है, अब उस क्लाइंट को ही तैयार करना है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज लाइज विद द काउंसलिंग इंस्टीड ऑफ काउंसलर। उसी की जिम्मेदारी है काउंसलिंग की, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्या वैल्यूज है, क्या फीलिंग्स है। एट द सेम टाइम द काउंसलर शुड नाइदर एक्ट पैसिव नॉर शुड बी प्रोएक्टिव टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम क्लाइंट टू हिमसेल्फ। ठीक है? तो जो है पैसिव भी नहीं कर सकता काउंसलर, अपना रोल पैसिव भी नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ना ही प्रोएक्टिव हो सकता है कि उसका टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम क्लाइंट टू हिमसेल्फ, है ना। तो जो उसको ध्यान रखना होता है, तो द इंडिविजुअल कार्ल रोजर फॉर्मेटेड सेंटर हाइपोथेसिस फॉर दिस अप्रोच। वे कहते हैं द इंडिविजुअल हैव विद इन देम द एबिलिटी व्हिच इज लेटेंट। मैंने बताया ना कि वो अपने अंदर ही ऐसी छुपी हुई ऐसी काबिलियत रख सकते हैं जिससे कि वो सारी अपनी जो है जो भी प्रॉब्लम वो लेके आए उसको वो सोल्यूशन कर सकते हैं। हमें उसके लायक बनाना है ना। जो उसकी प्रॉब्लम थी, जिनसे वो एग्जाइटी हो रही थी, जिनसे उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, पेन हो रहा था, उन जो है प्रॉब्लम्स को हमें सोल्यूशन करना है। द कैपेसिटी विल बी रियलाइज्ड व्हेन द काउंसलर कैन डेवलप साइकोलॉजिकल क्लाइमेट क्राइटेरिया बाय जेन्युइन एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट। अब जो है जेन्युइन एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी क्लाइंट की काउंसलर को। अब ये तो पता लग गया कि जो है पेन एंजाइटी इस वजह से है ना। आप समझ गए उनको। अब जो है
It is further hypothesized that the client can recognize himself if an accepting, understanding, and non-threatening atmosphere is provided to him. It is further hypothesized that the client can recognize himself if an accepting, understanding, and non-threatening atmosphere is provided to him. नॉन थ्रेटनिंग एटमोस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा उसको, तो वो जो है अपने आप ही सक्षम हो जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के, मतलब उसको इस तरह से, उसका इस तरह से काउंसलिंग की जाएगी। तो काउंसलर भी काम करेगा, लेकिन मोर जो है काउंसलर भी काम करेगा, लेकिन मोर जो रोल है अदा करेगा वो क्लाइंट ही अपना निभाएगा इसमें। अब स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें क्या है अब देखते हैं। अब देखते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इनके स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, एनालिसिस किया था, और इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम इसमें, फ्री कम्युनिकेशन। तीसरा क्या करेंगे हम इसमें, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। फिर क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग। फीलिंग्स। फिर क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, ये हो गए। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर है फ्री कम्युनिकेशन, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स, फिर है टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। किस तरीके से जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में किस तरीके से जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है, यानी कि एंड हो जाता है इसका। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले काउंसलर क्या करेगा, क्लियरली डिफाइंस द प्रॉब्लम एट ऑफ द क्लाइंट, है ना। ही फ्रेम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज काउंसलिंग वेरी एक्यूरेटली। वो क्या उद्देश्य क्या है, उसको ठीक करने का उद्देश्य। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम जिस भी तरह की लेकर आया, मान लीजिए कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेकर आया, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी पर्सनल ही होगा, पर्सनल रूप से ठीक करने का होगा। तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, जो भी करेंगे। फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसलर, अब जो है एक दूसरे के बीच में रैपॉर्ट होगा, और जो वो अपने मन की हर बात जो काउंसलर को बता देगा। डेवलप जितनी भी फीलिंग्स इमोशंस है, और डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, अब जो है काउंसलिंग टू डेवलप अब तैयार है, इसकी हेल्प करेगा काउंसलिंग टू डेवलप द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, अपनी एक अंतर्दृष्टि तैयार करेगा, अपनी चिंतन करेगा, अपनी जितनी भी सिचुएशंस हैं, रियलाइज वेयर द प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, उसमें सारी चीज उसको ध्यान में रखेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स, द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग्स ऑफ ए काउंसलिंग टुवर्ड्स द इश्यू इन कंसर्न, जो संबंधित निगेटिव मतलब फीलिंग्स का निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसी है, इस फीलिंग को क्लासिफिकेशन करेगा। द काउंसलर आल्सो प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ऑफ द काउंसलिंग एंड मेक हिम रिगेन डेवलप हिज, वो जो कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और कहेगा कि जो भी स्ट्रेंथ आपने खो दी है, जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया है, उसको आप दोबारा से रिगेन करिए। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स कराएगा, है ना, मतलब उनसे कराएगा जो क्या नाम, जो हमारे क्लाइंट है। टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, और जो है व्हेन द काउंसलर फील सेटिस्फाइड कि अब जो है ये करने के लायक हो गया, एंड द काउंसलर इज फिट एनफ टू लीड ए हेल्दी लाइफ and has tackled the problem or shall be able to handle the problem if it reoccurs, he decide to end the counseling। कि अब ये जो है दोबारा से अगर प्रॉब्लम आती है तब भी उसको ठीक कर सकता है, ये काबिलियत इसके अंदर आ गई है, या इसके अंदर ये इतना काबिल हो चुका है, अब जो है इतना जो है टैकल करने के लिए इतना एबिल हो चुका है, इतना योग्य हो चुका है, तो उसको ये जो है काउंसलिंग हमारी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक इलेक्टिव, तो बहुत बड़ा है ये,
कार्ल रोजर डिसमिस द यूज ऑफ डायग्नोसिस टेस्टिंग अदर, ये आपको बताया मैंने, कार्ल रोजर जो थे इसके प्रोमिनेंट थे वो मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्लेक्टिक काउंसलिंग पर। किस पर आते हैं? अब आते हैं हम एक्लेक्टिक काउंसलिंग। अब आ जाते हैं एक्लेक्टिव। एक्लेक्टिव काउंसलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, यानी कि कॉम्बिनेशन है ऑफ डायरेक्टिव एंड, थोड़ा थोड़ा काम काउंसलर करेगा, थोड़ा थोड़ा काम काउंसलिंग करेगा, कुछ तुम साथ दो कुछ हम साथ देंगे, इस तरीके से जो है हम पूरी प्रक्रिया को, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रक्रिया को, जो भी हम प्रॉब्लम लेकर आए उसको सोल्यूशन करने के लिए तैयारी करेंगे, दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो एफ सी थ्रोन थोन एफ सी थोन एफ सी थॉर्न जो है इसके प्रोपोनेंट थे, कौन थे प्रोपोनेंट? चीफ एक्सपोनेंट कौन थे इसके? एफ सी थॉर्न। अब इसमें क्या करते हैं? द काउंसलर एंड काउंसली बोथ कोऑपरेटिव एक्टिवली कार्य करते हैं दोनों, है ना। कभी उसका टर्न आ जाता है, कभी उसका टर्न आ जाता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कभी कुछ वो बताते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देते हैं, फिर कुछ और समस्या बताते हैं, फिर उसका वो सोल्यूशन, इस तरह चलता रहता है इनका। द प्रोसेस स्ट्रेस ऑन द नीड्स एंड पर्सनैलिटी ऑफ द काउंसलिंग एंड फाइंड method which can be used to find a solution to the problem faced by the client. The process stress on the needs and personality of the, अब जो है ये जो प्रोसेस है उसके आधारित है, जो क्या आवश्यकता है काउंसलिंग की, जो काउंसलिंग जो है उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरीके से जो है मेथड, उसी तरीके से मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द टेक्निक यूज टेस्टिंग केस हिस्ट्री। अब टेक्निक क्या है इसकी? एक्लेक्टिक केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री, केस क्या है? केस हिस्ट्री मतलब पहले किस तरह की जो प्रॉब्लम थी, पहले केस हिस्ट्री, और जो है केस हिस्ट्री और टेक्निक्स, उसको टेस्ट की टेक्निक्स, टेस्ट की और केस हिस्ट्री, और जो है अब एक बात हो रहा है इसमें, और टेस्ट हो गए पर्सनैलिटी, वो साइकोलॉजिकल, केस हिस्ट्री हो गई, और जो है वो सब अब नहीं है जो है। अब ये एक बात और कही गई इसमें, नो सिंगल थ्योरी कैन वर्क टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स ऑफ काउंसिल। कोई सिंगल थ्योरी नहीं है जो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, इसीलिए हमें बहुत सारी थ्योरी का अध्ययन करना पड़ता है काउंसलिंग करने के लिए। वो थ्योरीज कौन सी हैं अब ये बताएंगे। ये कहते हैं कि ये बताते हैं कि जो इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी का एक जो थोड़ा एक शब्द और लेते हैं, उस शब्द का नाम है इंटीग्रेटेड। अगर क्वेश्चन में आ जाता है साइकोलॉजी किसका, किसके द्वारा अपनाया गया शब्द है, ये एफ सी थॉर्न के द्वारा अपनाया गया शब्द है। ये कहते हैं इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी टू एक्सप्रेस द इलेक्टिव व्यू, इट्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेशंस। तो जो है इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जब आप इसको पढ़ ही रहे हैं एक्लेक्टिक के द्वारा, कुछ तो मैंने बता दिया आपको, है ना, क्योंकि कोई सिंगल थ्योरी तो इसको जो है कर नहीं सकती, अब बहुत सारी थ्योरी को हमें अपनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी का मतलब है कि बहुत सारी थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब जो है अप्रोचेस टू काउंसलिंग, बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व है, मतलब उसको जो ठीक करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए हमें अपनानी पड़ेगी। तो जो है अप्रोचेस टू काउंसलिंग ये है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है। थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी स्टूडेंट्स आपको, इससे कि आपके क्वेश्चन वहां हो जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी। अब नेक्स्ट आपका देखो मैं कराऊंगी अप्रोचेज और थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, ये भी आपको कराना जरूरी है। देखो अब मैं कराऊंगी आपको अप्रोचेज टू काउंसलिंग, दो हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल और जो है ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। ठीक है, और फिर है कुछ है और पर्सन सेंटर्ड
पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, 3 हो गई आपकी हो गई है, 3 अप्रोच है इसमें। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, दूसरी है आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच काउंसलिंग, और तीसरी है पर्सन सेंटर्ड। 3 है आपकी, और थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग भी आपकी 1 2 3, 3 ही आपकी थ्योरीज हैं ऑफ काउंसलिंग की। तो ये कराऊंगी मैं आपको, कल आराम से करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ेंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, कि एक एक शब्द कोई भी ऐसा कीवर्ड है वो छूटेगा नहीं आपका। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और यूजीसी नेट जून के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। भले ही आपका नंबर आ भी जाए, इसमें जो है जनवरी फरवरी में जो रिजल्ट आएगा आ भी जाए, उसके बावजूद भी आपको तैयारी कर ही देनी चाहिए शुरू। और जो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों के लिए तैयार रहिएगा। बाय बाय।